नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे सौगात और सियासत की। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो प्रदेश के विकास को लेकर लगातार योजनाओं को रीलॉन्च किया जा रहा है और खास तौर पर अगर हम देखें तो अन्नदाता किसान के साथ साथ रोजगार पर भी सरकार का फोकस है। और यही कारण है कि अगर आज की हम बात करें तो रीवा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात अन्नदाता किसानों को दी है। सीधे उनके खातों में जो है 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो राशि है वो ट्रांसफर की है। इसके अलावा सरकार ने संबल योजना को दोबारा रिलॉन्च किया है, लाडली लक्ष्मी योजना को रिलॉन्च किया है। वहीं अन्य योजनाओं के जरिए लोगों को विकास से जोड़ने की कवायद सरकार की तरफ से हो रही है। लेकिन वहीं इसको लेकर सियासी माहौल भी जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही, लेकिन समझना होगा कि विपक्ष सरकार को उस तरीके से आईना क्यों नहीं दिखा पा रहा है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि आरोप तो लगते हैं लेकिन धरातल पर अगर किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो विपक्ष को ये मुद्दा सरगर्मी के साथ उठाना चाहिए, सरकार को आईना दिखाना चाहिए। लेकिन विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्या सिर्फ आरोप और बयानबाजी से ही बात बन जाएगी? और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश में सौगात और सियासत जो है सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। एक तरफ सरकार सौगातें दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे साथ खास पैनल मौजूद है, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अमित तावरे जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, इसके अलावा संदीप पौराणिक सर हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तावरे जी आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस तरीके से सौगातों का पिटारा सरकार ने खोला है और हर वर्ग को राहत देने की बात हो रही है, तो ऐसे में कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है। अगर धरातल पर किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो धरातल पर क्यों कांग्रेस खड़ी हुई नजर नहीं आ रही? लोगों को साथ लेकर क्यों सरकार को जगाने का काम नहीं कर रही? देखिए, पिटारा खोलने का काम तो रोज है माननीय मुख्यमंत्री जी का। जी, पूरे भारत के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी हजारों घोषणाएं हैं और उन हजारों घोषणाओं में कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं ये आपको भी पता है और ये हमें भी पता है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं जी। और 4 बार का कार्यकाल एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है। आप कल्पना करिए, जब शिवराज जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने होंगे, जब बच्चा पैदा हुआ होगा तो आज वो किस अवस्था में होगा, किस उम्र में होगा। उसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी अच्छी शिक्षा की, उसको जरूरत होगी रोजगार की। रोजगार के मामले में क्या स्थिति है मैं आपको बताता हूँ। कल की घटना है इसी भोपाल में जहां से हम बात कर रहे हैं। एक 22 साल के नौजवान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उस रोजगार की समस्या से परेशान था। खाली पेट उसने आत्महत्या की कोशिश करी और वो अब हमारे बीच नहीं है। बड़े दुख की बात है जी। हम किसानों की बात कर लें। 4 दिन पहले देश के सबसे प्रमुख समाचार पत्र ने ये खबर को प्रमुखता से उठाया कि एक किसान ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि व्यापारी उसका जो अन्न का वो दाम है वो नहीं दे रहे थे। वो लगातार परेशान था, पिछले 2 सालों से वो लगातार परेशान था। अब हम आ जाते हैं हम एनसीआरबी के डाटा पे। एनसीआरबी के डाटा पे हम आदिवासी अत्याचार के मामले में प्रथम 5 पर है। आदिवासियों के साथ क्या घटनाएं हो रही हैं, चाहे मैं सिवनी की बात करूं या अभी मंडला में जो हत्या हुई है आदिवासी की, हम उसकी बात करें। हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात करें, जो मध्य प्रदेश शांति का टापू कहलाता था, आज चारों तरफ हत्या, कहीं दंगे। हम नीमच की बात करूं, मैं अपना खरगोन की बात करूं, मैं किस जगह। तावरे जी, आप ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं। जब ये घटनाएं घटती हैं तो आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगते हैं और साफ तौर पर इस बात को कहा भी जाता है कि जांच होना चाहिए। लेकिन धरातल पर कोई आंदोलन क्यों नहीं करते? क्योंकि धरातल पर अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ कोरी घोषणा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो नगरोदय अभियान का आगाज हुआ है, लाडली लक्ष्मी 2 का आगाज हुआ है। अगर लाडली लक्ष्मी का लाभ किसी कन्या को नहीं मिल रहा है या कहीं पर ऐसा ग्रामीण इलाका है जहां पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वहां के ग्रामीणों के साथ कांग्रेसी सड़क पर क्यों नजर नहीं आते? सिर्फ क्या बयानबाजी से काम चल जाएगा? दूसरी तरह से उठाना चाहता हूँ, ये जो आंकड़े हैं, क्या ये मेरे आंकड़े हैं? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या एनसीआरबी गलत बोल रहा है? क्या ये आंकड़े नहीं है? क्या ये जो मैंने आपको खबरें बताई हैं, क्या ये गलत है? ये क्या ये प्रत्यक्षता नहीं है? क्या ये प्रमाण नहीं है कि सरकार खबरें प्रमाण भी है, लेकिन इस प्रमाण को जनता के साथ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्या मतलब, मैं तो आपकी बात से बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि आप कह रहे हैं जनता का साथ। अरे कल एक बेरोजगार ने, हमारे मध्य प्रदेश की युवा ने आत्महत्या कर ली है, इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या चाहिए? परसों एक किसान ने आत्महत्या कर ली है, इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या चाहिए?
अब सत्ता पक्ष की आंखें जो हैं सत्ता के मद में, सत्ता के घमंड में यदि नहीं खुल रही हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन चलिए, आए दिन रोज की घटनाएं आप यदि चलिए पेपर आप ये कह रहे हैं घटनाएं घट रही हैं, कांग्रेस उठा भी रही, लेकिन मैदान में कांग्रेस कब आएगी ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आपका अलग सोचना है, बीजेपी से समझ लेता हूँ। राजपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजपाल जी आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ सौगातों का पिटारा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोप हैं और कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस और कमलनाथ ये वो गिद्ध हो चुके हैं जो कहीं लाश दिखे नहीं तो उसके ऊपर मंडराना शुरू कर दी। ये मौत की राजनीति है जी। दंगे में एसपी के ऊपर अगर गोली चलती है और निर्दोष लोगों के घर जला दिए जाते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, तो उस दंगे में ये दंगाइयों के साथ खड़े दिखते हैं। अगर कहीं किसी नवयुवक ने आत्महत्या कर ली, जैसा कि बता रहे मेरे मित्र कावरे जी, मेरी सहानुभूति उस परिवार के प्रति, संवेदना है सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से। पर जिस प्रकार का परिदृश्य मध्य प्रदेश का आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा भयावह बताने का प्रयास कर रहे हैं जैसे रोज यहाँ आत्महत्या है। अब ये वास्तविक में क्या है कि खुद कुछ कर नहीं सकते। जब इनको अवसर मिला था तो 15 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया, और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हीं संसाधनों में कोविड से निपटने के बाद मध्य प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए काम करते दिखते। नगरोदय के तहत कल 1000 करोड़ रुपए जब देते हुए दिखते हैं, आज कई सारी योजनाओं का लाभ देते हुए दिखते हैं। इसके पहले भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, हर वर्ग, समाज के हर वर्ग को जब सरकार की तरफ से लाभ मिलने का काम होता है, सहायता मिलने का काम होता है, हितग्राहियों के हित सदने का काम होता है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। स्वाभाविक है, कांग्रेस के पेट में दर्द होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि जब उनको अवसर मिला तो वो बंटवारे को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, ट्रांसफर उद्योग के झगड़ों को लेकर ओंधे मुंह गिर गए। 15 महीने भी सरकार नहीं चला पाए, और उसके बाद मध्य प्रदेश की जनता ने स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देकर ये साबित कर दिया कि भाई ये कांग्रेसियों के बूते का नहीं है। अब कांग्रेस जो है, और कमलनाथ जी विशेष करके, ये खंड खंड में बटी हुई, दिशाविहीन, बिना कार्यकर्ताओं की, बिना नेता की, बिना नेतृत्व की और बिना कार्यक्रम की पार्टी है, जिसको जनता से कोई मतलब नहीं। ये तो आपस में ही एक दूसरे के पुत्रों को स्थापित करने में लगे हैं। नहीं, नया फॉर्मूला आ गया है इसमें भी, नया फॉर्मूला आ गया है राजपाल जी। इसमें चिंतन कांग्रेस भी कर रही है कि किस तरीके से आपका मुकाबला किया जाए। बहरहाल एक सवाल और है जो इस तरीके से आप पर आरोप लगते हैं इस बात को लेकर कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होना यही कारण है कि लगातार सरकार इस तरीके की लॉन्चिंग कर रही है, योजनाओं का लाभ देने की बात कर रही है, लेकिन बाद में कुछ होने वाला नहीं। आरोप लगाना बहुत आसान है, करके बताते ये तो मानते हैं। जब इनको अवसर मिला इन्होंने कुछ नहीं किया। आज मुख्यमंत्री जी समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर काम करने का काम कर रहे हैं। हम अंत्योदय की परिकल्पना के साथ में समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति को, जो आज भी शोषित है, वांछित है, अपने आप को इस बात की ओर बाट जोड़ रहा है कि सरकार आएगी और हमारा हाथ पकड़ के हमको मुख्य धारा में लाएगी। अगर हम उनका हाथ थम के मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को आपत्ति। कल नगरोदय का कार्यक्रम करा तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि चुनाव आ गए इसलिए कर रहे, तो भैया क्या विकास नहीं करें? आप कह दो मत करो विकास। तो ये विकास विरोधी कांग्रेस का चेहरा है। चलिए लौटूंगा आपके पास। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि विकास विरोधी है, लेकिन बीजेपी सरकार जो है विकास कर रही है। बहरहाल लौटूंगा आपके पास। संदीप पौराणिक सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ योजनाओं का पिटारा है, सौगात है, विकास की बात है और सबका साथ सबका विकास का नारा भी है, और दूसरी तरफ आरोपों की बौछार है। इसको कितना ऐसा लग रहा है सर कि आगामी चुनाव को देखकर ये सरकार एक्शन में है, या सरकार को लग रहा है कि इस चुनाव के अलावा मिशन 2023 की भी तैयारी, क्योंकि संगठन भी लगातार काम कर रहा है और वहीं सरकार भी एक्शन में? देखिए आकाश जी, आपको एक चीज समझनी होगी कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, उसको जनता के लिए तो काम करना होगा, चाहे किसान हो, बेरोजगार हो, उसके लिए काम करना पड़ेगा। बेहतर प्रशासन देना उसका लक्ष्य होता है, और ये राजनीतिक दल करते भी हैं। जहां तक आपने कहा एक्शन बोर्ड की सरकार की बात, आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई, 1.5 साल रही, तो बीजेपी के पास जो 5 साल मिलने चाहिए उसके बाद 3.5 साल का समय है, और उसके जो भी अपने टारगेट हैं या जिन वर्गों तक वो पहुंचने की कोशिश करती है उसे 3.5 साल में पूरा करना है। तो जो लक्ष्य उसका 5 साल का था वो 3.5 साल में पूरा करना है।
उसकी रफ्तार स्वाभाविक है तेज होगी और वो दिखेगी, वो दिख भी रही है। जहां तक आपने कहा मोड़ की बात, तो आप ये मानिए कि आकाश जी अभी पंचायतों के चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, 2023 के चुनाव है, 2024 के चुनाव है, ये 4 बड़े चुनाव हैं आपके पास जी। तो आपको जनता का दिल जीतने की कोशिश तो करनी होगी ना, क्योंकि आप सत्ता में हैं। तो वही कारण है कि किसानों को राशि ट्रांसफर की जा रही है, योजनाएं लाई जा रही, तमाम चीजें। जहां तक आपने कांग्रेस के आरोप की बात कही, ये बात बिल्कुल सही है आकाश जी कि कई मामले ऐसे हैं जिनका यूं हम कहें कि कीचड़ भी सरकार पर उछलता है जी। मामला चाहे गुना का हो, जो घटनाक्रम हुआ जिसमें 3 पुलिस जवान मारे गए, तो बात तो लाइन ऑर्डर की आएगी और ये भी आएगी कि बेखौफ है अपराधी। लेकिन एक सवाल और भी है आकाश जी इसके साथ कि सरकार किसी की भी रही हो, अपराध तो होते हैं, लेकिन उन अपराधों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। जहां तक आपने कांग्रेस के आरोप की बात कही, स्वाभाविक सी बात है, जो दल विपक्ष में होगा वो सवाल उठाएगा, एनसीआरबी के आंकड़े भी बताएगा, लेकिन घटनाएं लगातार ना घटें इसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार कोशिशें भी करती है। अब सवाल है कि विपक्ष क्या वाकई में इतने मुद्दे हैं, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने उठाए हैं सवाल, मैं ये कहता हूं कि इसकी लड़ाई उतनी उस स्तर पे क्यों नहीं लड़ी जाती। आप विपक्ष में है ना, आपके साथ जनता भी खड़ी है। जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आप जनता को समझा नहीं पा रहे, या बीजेपी इतना सब कुछ होने के बावजूद ही बेहतर तरीके से समझा पा रही है? तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को आपकी अपनी सुधारना होगा, जिसको हम डायलॉग डिलीवरी कहते हैं, कि जनता को आप कन्विंस करिए ताकि जनता आपके साथ खड़ी हो और लगे कि वाकई में अगर प्रदेश में अराजकता है, गड़बड़ियां हैं, तो दिखे भी वो, तो विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मेरा ये परामर्श है कम से कम। चलिए, आपका परामर्श सर सकारात्मक भी हो, विपक्ष को इस तरफ सोचना भी होगा। लौटूंगा आपके पास। अमित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार सर का भी परामर्श आपके लिए आया है, लेकिन कांग्रेस सड़कों पर नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि माना यह जा रहा था कि कांग्रेस अब जल्दी जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से सड़कों पर उतरेगी, जो तमाम मुद्दे हैं उनके साथ जनता के बीच जाएगी, जनता के बीच जाकर सरकार की योजना बताने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर सरकार को घेरने का काम करेगी। लेकिन प्लानिंग तो खूब हो रही है, लेकिन सड़कों पर कांग्रेस नजर नहीं आ रही। इसका बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सम्माननीय हैं और हमेशा हम उनसे मार्गदर्शन लेते हैं जी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 2018 का जब चुनाव हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी अब की बार 200 पार, तो वो हमारे मुद्दे ही थे, वो कमलनाथ जी का चेहरा ही था, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता की लड़ाई ही थी सरकार के खिलाफ, कि जो 2018 में हमने सरकार बनाई। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि पिछले दरवाजे से जो है वो भारतीय जनता पार्टी सौदेबाजी करके सरकार को गिरा देगी। तो ऐसा नहीं है, जनता हमारे साथ है। और सबसे मुख्य बात कि हमारे नेता वो नेता हैं जो इस देश के सबसे अनुभवी नेताओं में शुमार हैं। मुझे लगता है कि हर एक नेता के साथ उन्होंने काम किया है और सबसे ज्यादा अनुभव है। तो ऐसी बात नहीं है, हर पार्टी का अपना एक काम करने का एक तरीका होता है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की लड़ाई लड़ती है, झूठ बोलती है, लगातार बोलती है, आंखों में आंख मिलाकर बोलती है। आज हम पिछड़ा वर्ग का मुद्दा ही यदि हम देख लें, मैं जब से देख रहा हूँ सुबह से कई चैनलों पर मैं भी बैठा, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। आखिर कारण क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। अब लेकिन जब भी कोई उनसे ये पूछ रहा है दिन भर में कि आप आरक्षण कितना दोगे ये बताओ, क्योंकि 14% आरक्षण तो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के जमाने से उन्होंने दिया था। जो हमारी लड़ाई थी, जो माननीय कमलनाथ जी ने 2018 में सरकार में आने के बाद 27% आरक्षण की जो बात कही थी, क्या वो सरकार देगी? लेकिन इस मामले में कोई भी गोलमोल जवाब ये लोग बिल्कुल कहीं नहीं दे पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कि मुद्दों को किस तरीके से मुख्य जो मुद्दे हैं जनता के ध्यान हटाया जाए, चाहे महंगाई की बात हो। मध्य प्रदेश में आप देखिए, पेट्रोल डीजल की हम बात करें, खाने के तेल की बात करें, किस स्थिति में आप देखिए, क्या 28 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर महंगाई है, आप कल्पना करिए। नहीं, बात वही है, आप सारी चीजें सही कह रहे हैं, मान लेते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं 28 साल से ज्यादा जो हो गया है समय, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई जो है, थोक
मूल्य में निकलकर सामने आई है। और अगर सीधे तौर पर हम देखें तो मामला बड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने कहीं प्रदर्शन किया क्या, जनता के साथ सड़कों पर उतरी क्या? सवाल यही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप भी टेलीविजन पर इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नजर नहीं आई इस मामले को लेकर। और यही कारण है क्योंकि बीजेपी, आप देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण मामले पर स्थिति स्पष्ट बीजेपी ने नहीं की, लेकिन जश्न भी बनाया, मिठाई भी खिलाई और लोगों को यह समझाया भी कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस नजर नहीं आई ना सर, और यही समस्या है शायद कांग्रेस के साथ, आपको नहीं लगता? चलो, आप सवाल भी आप ही दोगे, जवाब भी आप दोगे, तो कैसे काम चलेगा? चलिए, तो मैं आपसे ही जवाब चाह रहा था ना, मैं बताइए। देखिए जी, मुझे ये बताइए कि पिछले 2 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछले दरवाजे से 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पूरे मध्य प्रदेश में प्रकरण दर्ज हुए हैं। आप कल्पना करिए, सबसे ज्यादा दतिया में दर्ज हुए हैं, गृह मंत्री के यहाँ। तो आखिर क्यों दर्ज हुए हैं? वो राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे होंगे, जनता की लड़ाई लड़ रहे होंगे, तभी तो दर्ज हुए हैं ना। किसी के ऊपर प्रकरण दर्ज होगा तो वो कैसे दर्ज होगा? तो ये जो 10,000 कार्यकर्ता हैं हमारे, जिनके ऊपर प्रकरण दर्ज है, तो वो इसलिए दर्ज हुए हैं क्योंकि हम जनता की लड़ाई सड़क पर उतर कर लड़ रहे हैं। तो इससे ज्यादा प्रमाण की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं आपको दबाया जा रहा है, 10,000 कार्यकर्ताओं पर दर्ज होगा तो उसके बाद कांग्रेस अभी थोड़ी देर के लिए चुप बैठी है, लेकिन दोबारा खड़ी होगी। चलिए, आपका आरोप है, ये आप कह सकते हो, ये आप कह सकते हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सर, लेकिन आप इस बात को कह रहे हैं कि 10,000 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज हुए हैं, सही बात है। चलिए, मैं बीजेपी समझ लेता हूँ, आपके आरोपों का जवाब समझ लेता हूँ। राजपाल जी हमारे साथ हैं। राजपाल जी, कांग्रेस ये कह रही है, सक्रिय भी है, आरोप भी लगा रही है, और ये भी कह रही है कि लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो उन पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, दबाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है अमित जी ने मध्य प्रदेश में गुंडे, बदमाश, मवाली, धंधेबाज, इन सब लोगों पे जो मुकदमे दर्ज हुए वो सब कांग्रेस पे भी मान के बोल दिया। ये आंकड़ा वो होता है जिसमें सब लोगों पे दर्ज हुआ, जो विशेष करके अपराध करते हैं उन लोगों पे दर्ज हुए। एक बात। अब दूसरी बात, मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि आरक्षण में ऐसा क्या कर दिया बीजेपी की सरकार। आरक्षण में बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी वर्ग का पक्ष रखा, और ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। हमने ईमानदारी से मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग का पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखने का काम किया। जो 10 मई 2022 को एक निर्णय आया था कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करवाए जाए, उसके खिलाफ हम एप्लीकेशन आप मॉडिफिकेशन में गए और उसमें आज हमको सफल था। ऐसा का ऐसा मामला 6 महीने पहले हुआ था महाराष्ट्र सरकार के। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव कराए जाए, और वहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वो चुनाव संपन्न करा दिया। क्या एप्लीकेशन आप मॉडिफिकेशन में कांग्रेस नहीं जा सकती? क्या वहां कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकती थी जैसी हमने मध्य प्रदेश सरकार ने लड़ने का काम किया? क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार को ये नहीं चाहिए था कि वहां के ओबीसी वर्ग को साथ में लेके चुनाव कराए? तो ये कथनी और करनी में यही अंतर समझ में आ जाएगा कि हमने ओबीसी के लिए क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। अगर कांग्रेस ने कुछ किया होता तो महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग के साथ चुनाव होते। चलिए, आप इसे बड़ी सफलता बताना राजपाल जी, लेकिन सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है कि चुनाव में आरक्षण कितना मिलेगा ओबीसी वर्ग को, या टिकटों में ही दे देंगे आप 27%? मध्य प्रदेश में जी, भौगोलिक मध्य प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर ट्रिपल टेस्ट के हिसाब से, जनसंख्या के मान से पंचायतों में, वार्डों में आरक्षण होगा, और आरक्षण ओबीसी सहित सभी वर्ग को पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, पर्याप्त प्रतिशत में मिलेगा, जनसंख्या के मान से मिलेगा। मैं अभी आपके बीच में न 27 कह रहा हूँ, न 35 कह रहा हूँ, न 14 कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो जनसंख्या के मान से ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर जिस प्रकार से आरक्षण दिया जाना है उसी प्रकार से आरक्षण वार्ड आरक्षण में दिया जाएगा। आने वाले 1 हफ्ते में वार्डों का आरक्षण होगा और उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का काम होगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। सर, एक चीज और समझना चाह रहा था, अगर 27% ये आंकड़ा नहीं होता है जनसंख्या के आधार पर, या कहीं पर एसटी सीटें ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर ज्यादा आरक्षण एसटी को देना होगा, तो ऐसे में 27% का जो फॉर्मूला है वो फिट नहीं बैठेगा। तो क्या टिकटों में फेरबदल होगा? टिकटों में जो प्रतिशत है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा था, क्या अब वो फॉर्मूला अभी भी लागू रहेगा? क्योंकि अब डिसीजन आया है कोर्ट का
या बदल जाएगा? बहुत स्पष्ट कहा है, वार्ड की जनसंख्या के आधार पर वहाँ के राजनीतिक, वहाँ के शैक्षणिक, वहाँ के सामाजिक, वहाँ के शैक्षणिक और सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो लोग वहाँ निवास करते हैं, उनके आधार पर जो वार्ड आरक्षण में जाएगा उस आधार पे जाएगा। हम जहाँ आरक्षण देना है वहाँ आरक्षण देंगे और कोर्ट की आदेश की मर्यादा के अनुसार देंगे। और इस आरक्षण के पूरे विषय में जो पक्ष मध्य प्रदेश की सरकार ने और विशेष करके शिवराज सिंह चौहान जी ने रखने का काम किया है, कोर्ट के अंदर सरकार ने जिस प्रकार से विधि विशेषज्ञों को भेजने का काम किया, मैं समझता हूं कि ओबीसी वर्ग की हित की लड़ाई को सरकार ने लड़ने का काम किया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी वर्ग को साथ में लेकर चुनाव संपन्न हो रहे हैं तो उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो मध्य प्रदेश सरकार को जाता है। कांग्रेस ने तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाकर प्रसन्न होने की बात कही थी, कभी भी उन्होंने ओबीसी के हित की बात नहीं की। उन्होंने सदैव से सिर्फ यही बात कही। चलिए, आप कह रहे हैं कि ओबीसी के हित की बात नहीं की सर अब, लेकिन मामला अब पुराना हो चला है क्योंकि आपकी जीत हुई है, जश्न है, जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश भी है, लेकिन किस तरीके से आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग को मिलेगा अभी ये पिक्चर साफ नहीं है। हालांकि 3 चरणों में चुनाव होंगे, इस बात के संकेत जरूर मिल गए हैं क्योंकि सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जो है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए गए हैं और ये भी पूछा है कि कोई संशोधन की जरूरत है तो कलेक्टर जो है राज्य निर्वाचन आयोग को बताएं। बहरहाल लौटूंगा सर आपके पास। संदीप पौराणिक सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप सर, बीजेपी तो अभी पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये तो साफ है कि 27% ओबीसी आरक्षण सीधे तौर पर देना एक तरीके से असंभव नजर आता है क्योंकि मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से कोर्ट के निर्देश आए उससे ये तो साफ है कि 50% से ज्यादा आरक्षण दिया नहीं जाता। तो क्या कोई बीच का फॉर्मूला अब बीजेपी निकालेगी? देखिए आकाश जी, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि आरक्षण वो 14% के आसपास ही रहे, क्योंकि आप 50 की जो लिमिट है उसको आप पार नहीं कर सकते। कोर्ट के निर्देश हैं और संविधान पीठ का फैसला है पहले का, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। अब सवाल ये है कि दोनों राजनीतिक दल, सिर्फ बीजेपी नहीं, हम कांग्रेस की बात करें, दोनों राजनीतिक दल ये कह चुके हैं कि 27% से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे। आकाश जी, आने वाला समय दोनों राजनीतिक दलों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। कारण उसका ये है कि जहां 14% आरक्षित स्थान होंगे वहां तो आप पिछड़े वर्ग को उतार देंगे क्योंकि बॉन्डेड रहेंगे आप जी, क्योंकि वहां जनरल तो आप उतारने नहीं जाएंगे, पिछड़ा वर्ग उतारना पड़ेगा। अब वो 13% स्थान कहां से लाएंगे आप, कहां से ढूंढेंगे आप? क्या सिर्फ जनसंख्या के आधार पर वहां तय करेंगे? क्या अगर वहां जनरल का कैंडिडेट आपका ताकतवर है तो पिछड़े को आप कैसे जगह देंगे? तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। और मुझे लगता है, देखिए, पंचायत के चुनाव गैर दलीय आधार पर हैं, इसलिए वो चीजें सामने नहीं आएंगी, लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव में जो घमासान होगा उसकी ना तो कल्पना कांग्रेस कर रही हो ना बीजेपी। दोनों राजनीतिक दलों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा कि उन 13% स्थानों की खोज जहां वो उम्मीदवार उतारना चाहती हैं, तो वो जगह जहां उनके पहले उम्मीदवार पिछड़े वर्ग का भी जीते हैं वहां वो उतार दें। अगर सामान्य की जगह उन्होंने पिछड़ा उतार दिया मान लीजिए, तो क्या संग्राम होगा, कितनी बगावत होगी, ये आने वाला समय बताएगा। निश्चित रूप से सर, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है इसलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से सरकार सौगातें दे रही है इस पर सियासत हो रही, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आगामी समय में जो चुनाव होना है और जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसके बाद पिक्चर साफ जरूर हुई है। बीजेपी जश्न भी मना रही है और ये साफ तौर पर कह रही है कि हम जो है ओबीसी को उसका हक देंगे, लेकिन सौगात ओबीसी वर्ग को भी देंगे, लेकिन कैसे देंगे और अन्य सौगातों का पिटारा किस तरीके से और खुलता रहेगा और इसका कितना लाभ किसको मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। IND बाखबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए IND 24।